नमस्कार। वक्फ बिल लाकर सरकार मुसलमानों का भला करने निकली है या फिर वक्फ की संपत्तियों से माल कैसे छापा जाए, नोट कैसे छापे जाएं, उसका रास्ता बनाने निकली है। विपक्ष लगातार बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार उसके फायदे गिनवा रही है, पर इसके पीछे का काला सच किसी को नहीं बता रही है। दरअसल दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि कई सरकारी कंपनियों के बाद भाजपा ने देश भर में मौजूद शत्रु संपत्तियों भी लगभग बेच डाली हैं। शत्रु संपत्तियां वो थी जिनके ज्यादातर मालिक भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए। अब तक इनका किराया सरकार को जा रहा था। ये संपत्तियां लीज पर लोगों को दी जा रही थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सरकारी कंपनियों के साथ शत्रु संपत्तियां भी बेच डाली हैं। अब वक्फ बिल लाकर मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के ही उत्थान के लिए दान में दी गई संपत्तियों से सरकार छिपने जा रही है। आपको लगता है कि हमको अगर इनकम जनरेशन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के माध्यम से रूल्स बनाएंगे, आपका सुझाव हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। क्योंकि आखिर तो प्रॉपर्टी देश का है, किसी का भी हो, उसको अगर अच्छा से चलाना है तो आप सुझाव देंगे तो हम तो पूरा वेलकम करेंगे उसमें। इसलिए आज मैं मेंबरों के साथ साथ जो कई दरगाह है, कई मस्जिद के इमाम है, कई लोग जो मुझे मिले, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उसको डिटेल में मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम रिकॉर्ड में रखा है। कई अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं, वो भी हमने नोट करके रखा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अब आपके सामने भी रखना चाहता हूं। ये जो हमने एक डेफिनेशन में जो बदलाव लाया है, इस डेफिनेशन में बदलाव का सबसे बड़ा मतलब ये है कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर में अपना प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से गवर्न करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी का अलग तरीके से वक्फ करना, वो चलाना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, उसके लिए भी छूट दिया गया है। सरकार ने जो वक्फ बिल लोकसभा से पास करा लिया है, इसमें सेंट्रल वक्फ के 22 सदस्यीय बोर्ड में मुसलमानों की संख्या सीमित कर दी गई है और नॉन मुस्लिम लोगों के साथ सरकारी अधिकारियों को सदस्य बना दिया गया है। और राज्य वक्फ बोर्ड की 11 सदस्यीय कमेटी में भी मुसलमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, 2 महिलाओं का होना कंपलसरी होगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 सदस्य होंगे, जिसमें 4 नॉन मुस्लिम होंगे, 3 सांसद उसमें होंगे, 10 मुस्लिम होंगे, 2 पूर्व जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट होगा, भारत सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड में रहेंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे, 3 नॉन मुस्लिम होंगे, 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, बार काउंसिल का मेंबर, 4 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें 2 महिलाएं होंगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी राज्य सरकार के होंगे। स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members,
2 shall be women। ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। तो दोस्तों, वक्फ संपत्तियों के लिए बनने वाली कमेटियों का भाजपाकरण किया जा रहा है और इसमें मुस्लिमों की पीठ में छुरा उसने घोंपा जिनको मुस्लिमों ने अपना हितैषी समझा, जिसमें जेडीयू, एलजेपी, नायडू, अपना दल, मांझी, जेडीएस जैसे दल शामिल हैं, जिनको सालों से मुसलमान वोट देते आ रहे हैं। उनके सुर भाजपा से कैसे मिलने लगे, ये आप नीतीश के सांसद लल्लन सिंह को संसद में सुनकर सब समझ जाएंगे। हम वक्त का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब जिन्होंने विश्वासघात किया उनको तो आप जान ही गए हैं, वहीं जो मुसलमान के हितैषी बने रहे उनको जान लीजिए। इसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी, एआईएमआईएम जैसे दल शामिल हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो यहां तक कह दिया है कि वक्फ बिल से मिसलीड किया जा रहा है। हमें संशोधन से कोई हमें परहेज नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको वामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप वामसी अब क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसीलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी संसद में खड़े हुए और उन्होंने वक्फ बिल को नाकामी का पर्दा बताया और कहा कि जो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रही है। उस पर अमित शाह खड़े हो गए। महोदय मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय ये जो
इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल जब संसद में आया तो सबकी नजरें नीतीश और नायडू पर थी, लेकिन नीतीश और नायडू ने भाजपा के आगे सरेंडर कर दिया, एक सवाल तक नहीं पूछ पाए। ग्राउंड पर लोगों का कहना है कि आगे बिहार का चुनाव आ रहा है, नीतीश को और बिहार के बाकी दलों को इसका रिजल्ट जल्द ही जनता दिखा देगी। और रही बात नायडू की, तो कभी ना कभी उन्हें भी मुसलमानों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।